तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाज़ार को, क्योंकि आज के दिन बाज़ार में फिर से काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी आपको 2.25% की तेज़ी दिखा रही है। अभी देखो मार्केट क्लोज हुआ नहीं है, करीब 1:30 बज रहा है, तो मार्केट को क्लोज होने में टाइम है। तो क्लोजिंग तक ये नंबर में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें आज के दिन की, तो बाज़ार आपको जो तेज़ी दिखा रही है उस तेज़ी के पीछे के काफ़ी अच्छे रीजंस भी हैं। और तेज़ी छोटी मोटी नहीं, काफ़ी अच्छी भी आप बोल सकते हो, क्योंकि निफ्टी की 50 कंपनी में से 47 कंपनी आज के दिन पॉजिटिव है और सिर्फ 3 कंपनी ही आपको नेगेटिव दिख रही है। और इस तेज़ी के बाद सेंसेक्स की अगर हम बात करें, तो सेंसेक्स के इन्वेस्टर्स को 9 लाख करोड़ का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के वेल्थ लगातार वाइप आउट हो रहे थे गिरावट की वजह से। बट आज के दिन के तेज़ी की वजह से उनके वेल्थ में 9 लाख करोड़ की जंप हमें देखने को मिली है। अब ये तेज़ी के पीछे के 5 की रीजंस हैं, तो चलिए उन पांचों की रीजंस को समझते हैं। तो सबसे पहला रीज़न दोस्तों यहाँ पर यह है कि यूएस ईरान के बीच का जो टेंशन है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा हमें साइन दिख रहा है। अब देखो मेंशन यहाँ पर किया गया है काफ़ी सारी चीज़ें, बट कुछ चीज़ें ऑफिशियल हैं तो कुछ चीज़ें रिपोर्ट के ज़रिए भी सुनने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें रिपोर्ट के ज़रिए चीज़ों के बारे में, तो इजरायली मीडिया ने क्लेम किया है कि यूएस ने सेट कर दिया है डेट 9 अप्रैल का, और इसी डेट को ईरान के साथ उनका वॉर ऑफिशियली एंड हो सकता है। ये यूएस की तरफ से डेट सेट किया गया है, ये इजरायली मीडिया ने क्लेम किया है मंडे को। बाकी अगर हम बात करें नेगोशिएशंस की, तो ट्रम्प की तरफ से और यूएस की तरफ से स्टेटमेंट हमें आता हुआ दिख रहा है कि नेगोशिएशंस वो कर रहे हैं। भले इस चीज़ को ईरान लगातार डिनाई कर रही है, वो फेक न्यूज़ बता रहे हैं, बट अभी जो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है उसकी बात कर लेते हैं। तो मेंशन है यहाँ पर कि यूएस ने पुश किया है 15 पॉइंट्स का प्लान ईरान को इस वॉर को ऑफिशियली ख़त्म करने के लिए, और ये प्लान पाकिस्तान के ज़रिए उन्होंने फॉरवर्ड किया है। अब इस प्लान में पहला पॉइंट यही है कि न्यूक्लियर वेपन उनको नहीं मिलना चाहिए, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ईरान जो न्यूक्लियर पे काम कर रही थी उसको वो ऑफिशियली बंद करें और न्यूक्लियर फ्री हो जाए, ताकि ये वॉर को ऑफिशियली ख़त्म किया जाए। भले ईरान इन सारी चीज़ों को डिनाई कर रही है, बट अभी जो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं उस बेसिस पे बाज़ार तो ज़रूर खुश है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट ही खुश है, अगर ग्लोबल क्रूज़ की बात करें तो वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव हुई है, सेंटिमेंट बेहतर हुआ है। एशियन मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन ग्रीन में क्लोज हुई थी। जापान का निके 3% की तेज़ी, कोरिया का भी स्टॉक मार्केट 3% तक की तेज़ी दिखा रहा था। अगर हम बात करें चाइना के शंघाई कंपोजिट्स के बारे में, तो उसके इंडेक्स आपको 1% की तेज़ी दिखा रहे थे। वही है यूएस ईरान के बीच में जो पीस टॉक की बातें चल रही हैं रिपोर्ट्स के ज़रिए, उन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे ये रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन आया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको $5 से ज़्यादा क्रैश होते हुए नजर आए थे, 5% से ज़्यादा क्रैश होते हुए नजर आए थे। $100 से उनका प्राइस नीचे आ गया था, बट अभी वापस से $100 के मार्क को क्रूड ऑयल ने मेंटेन कर लिया है। बट देखते हैं कि आगे चलकर पीस स्टॉक की बात अगर और भी क्लियर होती हुई नजर आई तो बाज़ार की सिचुएशन और भी बेहतर हो सकती है। और डॉलर और बॉन्ड यील्ड दोनों हमें गिरता हुआ दिखा है। देखो डॉलर का बढ़ना और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, वो सेफ़ एसेट्स हैं, वहाँ पर अगर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल मार्केट में लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से पैसा निकाल कर वहाँ जाएंगे, और वहाँ पर रिटर्न्स अगर सही हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहीं पर जाएगा। और ये जब गिरते हैं तो कैपिटल मार्केट में पैसा ऑटोमेटिक आने लगता है। तो वो भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको गिरता हुआ दिखा है। डॉलर का इंडेक्स लगभग 0.4% गिरता हुआ दिखा है, और यूएस का बॉन्ड यील्ड की बात करें तो उसमें 1 से लेकर मोर देन 1% की ड्रॉप देखने को मिली है, 1% से ज़्यादा की ड्रॉप दिखी है, और अभी वो 4.3% पे आ चुका है। अब देखो दोस्तों, जितनी भी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं ये सारी चीज़ें बाज़ार के लिए देखा जाए तो ठीक है, अच्छी हैं, बट बाज़ार में अगर ऑफिशियली तरीके से रिकवरी आपको देखना है तो रिकवरी के लिए देखो एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न को बाज़ार अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर हम पॉसिबली ये रिकवरी विटनेस कर सकते हैं। देखो बाज़ार जब गिरती है तो वन साइडेड नहीं गिरती है, बाज़ार में गिरावट आपको लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न पे देखने को मिलता है। तो जब भी बाज़ार में रिकवरी देखना है आपको, तो जो लोअर हाई होता है यानी कि ये वाला, ये अगर रिकवर करेगा इसका जब ब्रेकआउट होगा तो अभी बाज़ार में ऑफिशियली रिकवरी का साइन दिखेगा। बीच बीच में आपको गिरावट दिखती है, बीच बीच में तेज़ी भी दिखती है, बट बाज़ार कभी भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। और इसका प्रीवियस हाई कौन सा हो सकता है, तो मेरे हिसाब से 23,777 या फिर 23,800 का लेवल मानकर चल लो, ये बाज़ार का प्रीवियस हाई है। और इसको अगर बाज़ार ऑफिशियली ब्रेकआउट करती है यानी कि निफ्टी,
तो फिर एक साइन मिल सकता है कि बाजार में चलो प्रॉपर एक रिकवरी दिख रही है। बाकी बीच बीच में ऐसी तेज़ी अगर देखने को मिल गई तो ज़रूरी नहीं है कि वो तेज़ी सस्टेन होती हुई नज़र आ जाए अगर प्रीवियस हाई ब्रेकआउट नहीं होता है तो। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना। सब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। आज के दिन वारी एनर्जीज का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ भी हमें काफ़ी अच्छी सुनने को मिल रही थी। अगर हम बात करें दोस्तों न्यूज़ की, तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि वारी एनर्जीज के बोर्ड ने ओके कर दिया है, यानी कि बोल सकते हैं अप्रूव कर दिया है स्टेक हाइक्स का जो इनका प्लान था इनकी सब्सिडरी में, उसको साथ में 3,900 करोड़ का कैपेक्स प्लान भी हमें सुनने को मिल रही है, उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेक्स हाइक की। तो देखो, एक कंपनी है वारी ट्रांसफार्मर, उसके स्टेक्स वारी एनर्जीज के पास हैं और उसी में स्टेक्स हाइक करने के लिए इस कंपनी के बोर्ड ने उसको अप्रूव कर दिया है। पहले कितने स्टेक्स थे भाई? तो पहले थे 64%, बट अभी हाइक होकर ये नंबर 75% तक जाने वाला है। इसके लिए वारी एनर्जीज लगभग 190 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और एक्सपेक्टेड है कि जून 2026 तक ये एक्विजिशन हमें कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। और ये वारी ट्रांसफार्मर जो है ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, 4000 मेगावाट का करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये कंपनी के पास, तो इस वजह से इसमें अपने स्टेक्स और स्ट्रॉन्ग करना चाहती है वारी एनर्जीज। अब इसके अलावा दोस्तों, अभी जस्ट हमने देखा कि 3,900 करोड़ का कैपेक्स प्लान भी कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है, तो उसका क्या प्रॉपर अपडेट है? तो देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो उसको सेटअप करने के लिए कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है 3,900 करोड़ का फंड या फिर 3,900 करोड़ का कैपेक्स। और ये जो प्लांट है ये डेवलप किया जाएगा इसकी खुद की सब्सिडरी के थ्रू, जिसका नाम है वारी ग्रीन ग्लास। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये न्यूज़ वारी एनर्जीज़ के एक्सपेंशन से रिलेटेड है। और एक्सपेंशन वारी एनर्जीज़ के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, वारी एनर्जीज़ के अगर सेल्स के ग्रोथ को देखोगे, ये जो बार दिख रहा है आपको, ये क्वार्टरली सेल्स का बार है, ये लगातार ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये तीनों मार्जिन्स के लाइन है। ऊपर वाला ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, बीच वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और नीचे वाला नेट प्रॉफिट मार्जिन है। जब कंपनी ने यूएस में एक्सपेंशन किया तब कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन है, तीनों में काफ़ी शार्प तेज़ी हमें देखने को मिली, जो कि आप क्लियर कट देख सकते हैं। उस कारण कंपनी के प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करते हुए नजर आए। तो मार्केट में एक चीज़ तो क्लियर है कि जो रेवेन्यू वारी एनर्जीज यूएस से बनाती है, उस रेवेन्यू में वारी एनर्जी के पास पैसे काफ़ी ज़्यादा बचते हैं, यानी कि ज़्यादा मार्जिन्स मिलता है, तो इस कारण कंपनी के प्रॉफिट यूएस से बहुत अच्छे आते हैं। अब यूएस में ट्रम्प की वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी हो गई कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाएगा इंडियन सोलर कंपनीज़ के ऊपर, ताकि यूएस डोमेस्टिक कंपनीज़ को फ़ायदा हो सके। तो इन्वेस्टर्स को भी पता है कि जो उम्मीद हम लगाकर चल रहे थे वारी एनर्जीज से, उस उम्मीद के हिसाब से हो सकता है कि आगे चलकर ग्रोथ हमें देखने को ना मिले। तो वारी एनर्जीज इसके बैकअप के लिए मल्टीपल एरियाज़ में एक्सपेंशन तो करेगी कि ताकि वारी एनर्जीज का जो टारगेट है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का, उस रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को वो अचीव कर पाए। भले उसमें यूएस का जितना पहले कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल सकता था, उतना कंट्रीब्यूशन अब हमें देखने को ना मिले, बट उनके जो टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं अचीव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड। डिक्सन की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये कंपनी से रिलेटेड भी कुछ अच्छी खबर आपको पता होनी चाहिए। देखो, हाल ही में डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बहुत तगड़ी गिरावट हुई है और वैल्यूएशन वाइज कंपनी पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ गिरी नहीं है पहले इस तरह का। 2019 में भी गिरी थी, 21 में भी गिरी थी। तो जब
डिक्सन टेक्नोलॉजीज गिरती है तो ऐसा ही गिरावट आपको देखने को मिलता है। अगर आप मार्केट में पुराने हैं तो आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी का माहौल पता ही होगा, बट अगर डिक्सन टेक्नोलॉजीज गिरती है तो हमेशा उस कंपनी के बिजनेस गाइडेंस को देखते रहना। बिजनेस गाइडेंस को देखकर हमें क्या क्लैरिटी मिलता है कि कंपनी एक्चुअल में गिर रही है तो क्या कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है या फिर एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से कंपनी गिर रही है। तो अभी कंपनी में क्या कोई इंटरनल प्रॉब्लम है? नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से कंपनी में गिरावट हो रहा है। अब इंटरनली कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी को लेकर क्या व्यू रखता है उसे भी आपको देखना होगा। अब डिक्सन को लेकर इस कंपनी के मैनेजमेंट ने एक गाइडेंस दिया था। गाइडेंस ये है कि अगले 3 सालों में डिक्सन अपने रेवेन्यू को 2.5 गुना करने का प्लान करके चल रही है, और ये गाइडेंस किसी और नहीं MD एंड CEO ने दिया था, जो कि अतुल लाल हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर रह सके कि शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटीज़ डिक्सन के साथ ज़रूर है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, 3 से 5 सालों की बात करें, तो वहाँ पर मैनेजमेंट का जो फोरकास्ट है वो काफ़ी ग्रोथ क्लियर वाला है। तो ये सारी चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान देकर चलना, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। बाकी अगर हम डिक्सन की बात करें और भी थोड़ा आगे की, अभी तो 26 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, अगर 27, 28, 29, 30, 31 की बात करें, यानी कि अगले 5 सालों की, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ IT हार्डवेयर में भी उतरने वाली है, और यहाँ से भी कंपनी एक अच्छा रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है। अभी कंपनी का साल का रेवेन्यू 48,000 से लेकर 50,000 करोड़ के बीच का है। अब यहाँ पर कंपनी टारगेट ये लेकर चल रही है कि अगले 5 सालों में डिक्सन IT हार्डवेयर सेगमेंट से रेवेन्यू 48,000 करोड़ का जनरेट कर सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने अपने एस्टिमेट 43,000 करोड़ रखा था, बट डिक्सन ने 48,000 करोड़ का एस्टिमेट रखा था। अगर 48 की जगह चलो 40,000 ही करोड़ वो रेवेन्यू रिपोर्ट कर देती है, तो अगले 5 सालों में वो यहाँ से भी अपने रेवेन्यू को डबल कर लेगी। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ विजिबिलिटी में तो ये कंपनी काफ़ी आगे दिख रही है, बट अगर नियर टर्म अनसर्टेनिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर कंपनीज़ को ज़रूर अच्छा खासा प्रॉब्लम हो रहा है। बट लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहाँ पर कंपनी को लेकर कोई मैसिव प्रॉब्लम हमें देखने को मिल नहीं रही है। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक CB रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जो कि 10:1 की रेशो में है। अब ये कंपनी रिटेल स्टॉक है, यानी कि रिटेल सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। नाम है दोस्तों V2 रिटेल। अब 26 मार्च यानी कि कल के दिन इस कंपनी का एक्स डेट रहने वाला है, तो कल के दिन आपको टेक्निकली ये कंपनी 90% एडजस्ट होती हुई नजर आएगी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब दोस्तों इरेडा की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा था। अच्छा इसलिए देखने को मिल रहा था क्योंकि आज के दिन इरेडा ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल कर रखी है वेडनेसडे 2025 मार्च। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में कंपनी 2026 के फाइनेंशियल ईयर का इंटरिम डिविडेंड का प्रपोजल रखने वाली है, और वो प्रपोजल अगर अप्रूव हो जाता है तो कंपनी की तरफ से आपको डिविडेंड की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है आज के दिन ही। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी फंड रेज से रिलेटेड भी कुछ रिसेंटली अपडेट दी थी। कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था बोरिंग प्लान्स को बढ़ाने का। करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 30,800 करोड़ था, बट उसको बढ़ाकर वो 35,800 करोड़ तक ले गए हैं। 5,000 करोड़ से वो बढ़ा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो अगर आप इरेडा के इन्वेस्टर हो तो। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।